तब जो है हम सारे मोड ऑफ प्रोडक्शन को वन बाय वन समझेंगे कि एक एक मोड ऑफ प्रोडक्शन में क्या है। एंड मैंने आपके लिए कुछ टेबल फॉर्मेट मतलब फ्लो चार्ट के फॉर्म में ही फॉर्म किया है, क्योंकि वो सारे पैराग्राफ्स में दिया हुआ है। जैसे कि मैं आपको बुक में दिखाती हूँ, तो ये देख सकते हो आप लोग। आई डोंट नो इट्स विजिबल और नॉट, बट ये ऐसे दिया हुआ है, तो मुझे बड़ा बोरिंग सा लग रहा था, तो मैंने इसका यू नो फ्लो चार्ट बना दिया है। और वही फ्लो चार्ट जो है वो आपको याद करना है। अगर आप वो याद कर लेंगे तो आपको सारे मोड ऑफ फ्रैक्शंस क्लियर हो जाएंगे। सो दिस इज आवर फर्स्ट मोड ऑफ फ्रैक्शन विच इज द प्रिमिटिव कम्युनिज्म। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ प्रिमिटिव का मतलब क्या होता है। प्रिमिटिव का मतलब ये होता है, जैसे हम बोलते हैं प्रिमिटिव मैन, पहले के लोग, जो लोग पहले होते थे, मतलब जो एशियंट पीपल हैं, उनको हम बोलेंगे प्रिमिटिव मैन। एंड कम्युनिज्म का मतलब क्या होता है? अगेन मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में दो चीजें बताई थी। एक चीज होती है क्या, कैपिटलिज्म, एक और चीज होती है सोशलिज्म। तो सोशलिज्म से ही मिलता जुलता होता है कम्युनिज्म। कम्युनिज्म का सीधा और साफ मतलब आपने ध्यान में रखें कि कम्युनिज्म का मतलब होता है सब लोग बराबर, एवरीवन इज इक्वल। कहीं पे भी ये सबऑर्डिनेट है, ठीक है, सॉरी, ये इससे नीचे है, ये इससे ऊपर है, पोजीशन में जो ना होता है ना कि पोजीशन इसकी बड़ी है, इसका ज्यादा डोमिनेशन है, वो चीज कम्युनिज्म में नहीं है। कम्युनिज्म का मतलब होता है एवरीथिंग इज इक्वल। सो प्रिमिटिव कम्युनिज्म ये हमारा है फर्स्ट स्टेज ऑफ इवोल्यूशन, और हम बोल सकते हैं ये हमारा फर्स्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन। पढ़ लेते हैं कि लिखा क्या हुआ है। The very first point that is written here is that no centrality because of abundance of resources. देखो, अब आप मुझे बताइए कि किसी भी चीज का जो है वो पार्टीशन क्यों होगा, है ना? अगर मान लीजिए एक कुआं है, उसमें बहुत सारा पानी, हमेशा पानी आता है, तो सारे गांव वाले उसको यूज करेंगे, किसी में कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। लेकिन अगर धीरे धीरे वही पानी खत्म होता जाए तो क्या होगा? सब उसके ऊपर अपना हक जताना स्टार्ट करेंगे कि नहीं, ये तो ये बकेट मैंने भर ली है, ये तो मेरे पानी की बकेट है, आप इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो पहले क्या होता था? यही है प्रिमिटिव कम्युनिज्म में, अबंडेंस ऑफ रिसोर्सेस है, सब कुछ नेचर से आ रहा है, फूड है, पानी है, किसी भी चीज की कोई लड़ाई नहीं है, किसी भी चीज की कमी नहीं है। तो प्रिमिटिव कम्युनिज्म में किसी चीज की सेंट्रलिटी ही नहीं है। ओके, सेकेंड थिंग इज नो ओनरशिप बिकॉज पीपल वर हंटर एंड गैदरर्स। अब आपको पता है कि हंटर एंड गैदरर्स हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं, है ना, घूमते रहते हैं यहाँ से वहां। तो उनके लिए क्या ओनरशिप? जब वो खुद ही एक जगह पे नहीं रह रहे तो किस चीज की ओनरशिप होगी? सो दैट वाज नो ओनरशिप। थर्ड इज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लो लेवल ऑफ डेवलपमेंट। तब वहां पे ज्यादा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन नहीं थे। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में हमने दो चीजें पढ़ी थी, टूल्स एंड टेक्निक्स एंड स्किल्स। तो हमको पता है ना, पहले ज्यादा टूल्स थे, मतलब टूल्स थे, छोटे छोटे टूल्स थे, एंड ना ज्यादा एंटरप्रेन्योरशिप तो वहां पे कहाँ से आएगी? तो वहां पे एंटरप्रेन्योरशिप भी नहीं थी। तो जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो वहां पे बहुत ज्यादा कम थे, इसलिए वहां पे डेवलपमेंट भी बहुत ज्यादा कम था ना। लो पॉपुलेशन, सो डी फैक्टो इक्वालिटी इन सोसाइटी। डी फैक्टो इक्वालिटी का मतलब होता है एब्सोल्यूट इक्वालिटी, पूरी इक्वालिटी, कि जिसको जहां मर्जी है, पूरा जंगल खुला हुआ है, आपको जहां जाना है आप वहां पे जा सकते हो, आपको जहां रहना है वहां पे रह सकते हो, जिस जानवर को मार के खाना है उस जानवर को मार के खा सकते हो, है ना। तो कोई भी कॉन्ट्रडिक्शंस, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट कुछ भी नहीं था। एंड पॉपुलेशन भी लो थी, कितने ही लोग थे? ज्यादा से ज्यादा बहुत कम पॉपुलेशन थी, ठीक है। तो रिसोर्सेज ज्यादा, खुला नेचर, सबके लिए इक्वालिटी, इक्वल बेसिस पे रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी है, पॉपुलेशन भी लो है। तो कितनी अच्छी सोसाइटी लग रही, एकदम प्यारी प्यारी सी सोसाइटी। अब देखो कितना चेंज हो गया है सारी चीजें। फिफ्थ चीज है आरओपी। आरओपी मतलब क्या होता है बताओ जल्दी, अब मैं नहीं बताने वाली फुल फॉर्म आप लोगों को। आरओपी इट वाज बेस्ड ऑन कोऑपरेशन, मतलब जो रिलेशंस हैं वो कोऑपरेशन के बेसिस पे थे, कि दो तीन लोग साथ में रहते हैं, उन लोगों ने एक दूसरे के साथ कोऑपरेट किया, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। एंड जो एफओपी है इट वाज कम्युनल, कि जो कुछ थोड़े बहुत भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन थे, थोड़े भी जो टूल्स थे, उसमें क्या था? कम्युनल था, कि सब लोग उसको यूज कर सकते हैं। अगर एक पेड़ है उस पर अगर आम उग रहा है तो वो सब खा सकते हैं तोड़ के, है ना। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन उस टाइम पे क्या हुआ? यही तो हुआ ना, नेचुरल चीजें, क्योंकि तब तो कोई टेक्नोलॉजी थी नहीं। सो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन वाज कम्युनल एंड रिलेशंस वाज बेस्ड ऑन कोऑपरेशन। तो ये हो गया क्या, जो प्रिमिटिव कम्युनिज्म की जो सोसाइटी है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए, कि सोसाइटी कैसी थी। अच्छे से रिवाइज करना सारी चीजों को, ये सब कुछ बहुत अच्छे से बना के दिया है मैंने आप लोगों को। 10, देयर वाज नो प्राइवेट ओनरशिप, कोई प्राइवेट ओनरशिप नहीं।
नो सेंट्रलिटी एंड नो क्लास स्ट्रगल, क्योंकि ओनरशिप नहीं है तो कोई क्लास स्ट्रगल ही नहीं है। स्ट्रगल का क्या मतलब होता है, एक दूसरे के बीच में मुठभेड़, ठीक है, मुठभेड़ सॉरी, एक दूसरे के बीच में मुठभेड़। तो जब ओनरशिप की कोई चीज नहीं है तो कैसे एक दूसरे के बीच में कॉन्ट्रडिक्शंस हो सकते हैं। तो एकदम प्यारी प्यारी सी सोसाइटी है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, सब लोग अपने आराम से रह रहे हैं, पॉपुलेशन भी कम है, रिसोर्सेज भी अच्छे से अवेलेबल है, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। बट धीरे धीरे क्या स्टार्ट होता है, लेटर ऑन कम्युनल स्ट्रक्चर्स ब्रोक अप। धीरे धीरे जो ये कम्युनल स्ट्रक्चर्स थे, जो कम्युनल रिलेशंस थे, ये टूटने चालू हो गए। कहीं ना कहीं इंसान के मन में भाव आया कि नहीं ये तो मेरी चीज है, आप इस पे कैसे हक जता रहे हो। न्यू फॉर्म ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन, एक नया फॉर्म ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन, एक नई चीज आने लगी कि अब कॉन्ट्रडिक्शन हो गया कि ये तुम्हारा है ये मेरा है। ओनरशिप इमर्ज्ड, कॉन्फ्लिक्ट्स एंड कॉन्ट्रडिक्शंस, बिगिनिंग ऑफ न्यू एमओपी known as negation of private communism। अब क्या हुआ, बहुत अच्छे से कम्युनल हारनी थी, कम्युनल स्ट्रक्चर थे, पर धीरे धीरे ये कम्युनल स्ट्रक्चर जो है वो ब्रेक डाउन होने स्टार्ट हो गए। लोगों ने बोलना स्टार्ट कर दिया कि नहीं ये चीज तो हमारी है, आप इस पे कैसे हक जता रहे हो। तो इसके कारण क्या हुआ, कॉन्फ्लिक्ट्स, लड़ाई होनी स्टार्ट हो गई। फिर लड़ाई होनी स्टार्ट हो गई तो एक नया मोड ऑफ प्रोडक्शन जो है उसका जो इमरजेंस है, उसकी जो बिगिनिंग है वो स्टार्ट हो गई। तो जैसे एक मोड ऑफ प्रोडक्शन है उसको रिप्लेस करके जो नया मोड ऑफ प्रोडक्शन आएगा उसको हम बोलेंगे निगेशन, ठीक है। तो जो प्रिमिटिव कम्युनिज्म के बाद जो मोड ऑफ प्रोडक्शन है वो है एशियन स्लेव मोड ऑफ प्रोडक्शन। तो उसको हम क्या बोलेंगे कि जो एशियन स्लेव मोड ऑफ प्रोडक्शन है वो प्रिमिटिव कम्युनिज्म का निगेशन है, ठीक है। समझ रहे हो कि जो पहले वाला मोड ऑफ प्रोडक्शन है उसको रिप्लेस करके जो नया मोड ऑफ प्रोडक्शन आ रहा है उसको बोलेंगे निगेशन ऑफ प्रिमिटिव कम्युनिज्म। सो प्रिमिटिव कम्युनिज्म में बस इतना ही है, बहुत अच्छी सोसाइटी है, ये आपको याद रखना है, प्यारी सी सोसाइटी है प्रिमिटिव कम्युनिज्म। देन सेकंड आ जाता है एशियन स्लेव मोड ऑफ प्रोडक्शन। अब क्या हुआ, मान लीजिए जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे व्हील है, तो व्हील का आविष्कार हुआ, ठीक है। तो लोगों ने बोलना स्टार्ट कर दिया कि नहीं इससे तो हम इस पे ना हम धीरे धीरे करके उन्हें कार्ड बनाई थी, इस पे ना हम चीजें रख के ना ले जा सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह। पहले क्या होता था, रिसोर्सेज वहीं अवेलेबल है, आप पानी ढूंढते हो, आप देखोगे जहाँ पे आपको खाना मिल रहा है, जहाँ पे ज्यादा जानवर मिल रहे हैं या फिर पेड़ पौधे मिल रहे हैं, वहां पे हंटर गैदरर्स रुक जाते थे, वहां पे रहते थे कुछ समय तक, और जब वहां की रिसोर्सेज एग्जॉस्ट हो जाती थी तो दूसरी जगह पे चले जाते थे। अब क्या हुआ, क्योंकि कुछ स्किल्स एंड टूल्स जो हैं वो डेवलप कर दिए लोगों ने। तो अब सोसाइटी में कुछ ऐसे लोग हो गए जिनके पास सब कुछ है, जिनके पास स्किल्स भी है, टूल्स भी है, टेक्निक्स है। तो उनको क्या बोलेंगे हम, हैव्स। आपको याद रखना है कि मैंने आपको दो क्लासेस बताई है, कार्ल मार्क्स ने बोला है कि दो टाइप की क्लासेस होती है, फर्स्ट इज हैव्स एंड सेकंड इज हैव नॉट्स। नाम से ही पता चल रहा है, बहुत सिंपल है कि हैव्स मतलब जिनके पास सब कुछ है। सो कुछ लोग जिनके पास स्किल्स एंड टूल्स थे वो हो गए हैव्स, एंड अदर्स वर सबऑर्डिनेट टू देम। जिनके पास कुछ भी नहीं है वो उनसे नीचे चले गए, जिनके पास स्किल्स हैं, टेक्निक्स हैं, वो अपर लेवल पे चले गए। तो जिसके पास कुछ भी नहीं है वो हो गए हैव नॉट्स। तो एशियन स्लेव मोड ऑफ प्रोडक्शन में जो हैव्स हैं उनको बोलेंगे हम मास्टर्स, एंड जो हैव नॉट्स हैं उनको हम बोलेंगे स्लेव्स। अब देखो जैसे दो कॉन्फ्लिक्टिंग ग्रुप हैं, तो आपको समझ में आ रहा होगा क्योंकि दो कॉन्फ्लिक्टिंग ग्रुप हैं यहाँ पे, तो इनके बीच में जायज सी बात है कि कहीं ना कहीं कभी ना कभी कॉन्फ्लिक्ट होगा ही होगा, क्योंकि जो हैव नॉट्स है वो कभी ना कभी अपनी आवाज उठाएंगे, तो उनके बीच में क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट होगा। तो क्लास स्ट्रगल वॉज प्रेवेलेंट, ये जो एमओपी है इसमें क्लास स्ट्रगल प्रेवेलेंट था। एंड क्योंकि यहाँ पे क्लास स्ट्रगल प्रेवेलेंट था तो उसके कारण ओनरशिप भी थी, एंड सेंट्रलिटी ऑफ टूल्स एंड स्किल्स। ओनरशिप, प्राइवेट ओनरशिप की जो फीलिंग है वो भी आ गई। एंड इस मोड ऑफ प्रोडक्शन में किस चीज की सेंट्रलिटी है, टूल्स एंड टेक्निक्स की मेनली सेंट्रलिटी है। कि जो प्राइवेट ओनरशिप ऑफ लैंड, ये वॉज नहीं है, ये ऑफ है, ठीक है। ये प्राइवेट ओनरशिप ऑफ लैंड, ये एक्सप्लेन करने के लिए लिखा हुआ है मैंने, कि जैसे हम बोलते हैं कि लैंड पे हमारा अधिकार है, तो वो जो अधिकार वाली चीज है वो फीलिंग आ गई थी लोगों के अंदर। सो सेंट्रलिटी इस मोड ऑफ प्रोडक्शन में किस चीज की सेंट्रलिटी है, सेंट्रलिटी ऑफ टूल्स एंड स्किल्स। आफ्टर दिस एक्सप्लॉइटेशन स्टार्टेड ऑफ स्लेव्स। हर एक मोड ऑफ प्रोडक्शन ऐसा आएगा जहाँ पे जो सिचुएशंस हैं वो पीक पे, एक्सट्रीम पे पहुंच जाएंगी, एक्सप्लॉइटेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, और जो लोग हैं, जो हैव नॉट्स हैं, जो एक्सप्लॉइट हो रहे हैं, वो रिवॉल्ट करना स्टार्ट करेंगे। क्योंकि रिवॉल्ट करना स्टार्ट होगा तो एक नए मोड ऑफ प्रोडक्शन की बिगनिंग होगी। तो सेम यहीं पे हो रहा था, मास्टर्स एंड स्लेव्स में डिवीजन हो गया, प्राइवेट ओनरशिप आ गई,
सेंट्रलिटी ऑफ लैंड, सेंट्रलिटी ऑफ टूल्स एंड स्किल्स था। तो इसके कारण क्या हुआ, एक्सप्लॉइटेशन स्टार्ट हो गया स्लेव्स का। एक्सप्लॉइटेशन स्टार्ट होने का रीजन क्या था, पॉपुलेशन इंक्रीज, अब सब बढ़ रहा है तो पॉपुलेशन भी तो बढ़ेगी ना। फिर उसके बाद स्लेव्स वर प्रेशराइज्ड, व्हाई स्लेव वर प्रेशराइज्ड, बिकॉज मोर प्रोडक्शन नीडेड। अब ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ी तो खाने को आपको ज्यादा चाहिए, तो स्लेव्स क्या है, उनको ज्यादा प्रेशराइज किया जा रहा है। एंड सेम वही चीज, क्यों, क्योंकि स्लेव्स के पास कोई और ऑप्शन नहीं है, क्योंकि उनके पास कुछ भी नहीं है, तो जो मास्टर्स बोल रहे हैं उनको वो करना पड़ेगा। दिस एक्सप्लॉइटेशन इंक्रीज्ड, स्लेव्स रिवोल्टेड। रिवॉल्यूशन का एक पॉइंट आया जहां पे स्लेव्स ने अपनी आवाज उठाई, उन्होंने रिवॉल्ट किया, एंड न्यू एफओपी इमर्ज इन फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर। अब क्या हुआ कि मान लीजिए मास्टर्स ने बोल दिया कि हमारे पास ठीक है ये टूल्स एंड स्किल्स हैं, थोड़े से टूल्स एंड स्किल्स तुम भी ले लो और तुमको जो करना है वो करो। तो एक नया फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आया, क्या फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आया, एग्रीकल्चर। लोगों ने एग्रीकल्चर करना स्टार्ट कर दिया। तो पूरा समझ रहे हो, और ये मत सोचना कि हर मोड ऑफ प्रोडक्शन में जो पहले हैव्स थे वही अगले मोड ऑफ प्रोडक्शन में हैव्स रहेंगे, ठीक है, वो अगले प्रोडक्शन में हैव नॉट्स में भी कन्वर्ट हो सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे जो मास्टर्स है, मास्टर्स ने स्लेव को टूल्स एंड टेक्निक्स प्रोवाइड कर दी कि ये ले लो भाई, तुमको हक चाहिए, तुम इतनी आवाज उठा रहे हो, तुम अपना हक ले लो, अब तुमको जो करना है करो। तो जो स्लेव्स हैं उन्होंने अपना दिमाग लगा के एग्रीकल्चर पर करना स्टार्ट कर दिया। तो जो अगला मोड ऑफ प्रोडक्शन है उसमें स्लेव्स जो है, उसमें जो हैव नॉट जो है वो भी हैव्स बन सकते हैं। लेकिन हर एक मोड ऑफ प्रोडक्शन में हमेशा कॉन्ट्रास्ट रहेगा कि नहीं, एक पर्टिकुलर ग्रुप जिसके पास सब कुछ है और एक ग्रुप जिसके पास कुछ भी नहीं है। सो इस तरीके से क्या हुआ, फ्यूडलिज्म इमर्ज हुआ। तो इसके बाद वाला जो मोड ऑफ प्रोडक्शन है उसका इमर्जेंस हुआ, जो कि है फ्यूडलिस्टिक मोड ऑफ प्रोडक्शन। सो आई होप ये दोनों मोड ऑफ प्रोडक्शन आपको क्लियर है। ओके, सो आवर थर्ड मोड ऑफ प्रोडक्शन इज फ्यूडलिस्टिक मोड ऑफ प्रोडक्शन। हमने पढ़ा था कि कार्ल मार्क्स कहते हैं कि हर एमओपी में कोई ना कोई चीज सेंट्रल रहेगी, ठीक है। तो जैसे कि एशियन स्लेव मोड ऑफ प्रोडक्शन में स्किल्स एंड टूल्स वर सेंट्रल, वैसे ही फ्यूडलिस्टिक मोड ऑफ प्रोडक्शन में लैंड इज सेंट्रल। तो यहाँ पे क्या होता है, सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इनटू टू, मास्टर्स बिकम फ्यूडल लॉर्ड्स, कंट्रोल दी लैंड्स एंड दे केम टू बी नोन एज हैव्स। ओके, तो जो मास्टर्स हैं, जो एशियंट एमओपी है उसके जो मास्टर्स हैं वो क्या बन गए, यहाँ पे फ्यूडल लॉर्ड्स बन गए। क्यों, क्योंकि वो लैंड के ओनर्स थे, जो लैंड था वो मास्टर्स के कंट्रोल में था। तो ऐसी ग्रुप को हम क्या बोलेंगे, हैव्स। एंड जो पिछले मोड ऑफ प्रोडक्शन के स्लेव्स थे, दे become the landless serfs because they were dependent on feudal lords and they came to be as have nots, ठीक। तो जिसके पास लैंड है वो बन गए फ्यूडल लॉर्ड्स एंड दे केम टू बी नोन एज हैव्स, एंड जिसके पास लैंड नहीं है दे आर दी स्लेव्स एंड दे बिकम दी हैव नॉट्स। सर्व्स वो फ्री बट फोर्स टू कल्टीवेट लैंड ऑफ फ्यूडल लॉर्ड्स। वो फ्री थे कि हाँ, ऐसा नहीं है कि तुमको सिर्फ यही काम करना है, तुमको और जो भी काम करना है तुम वो जाके कर सकते हो, लेकिन तुमको जो है फ्यूडल लॉर्ड्स के लैंड पे काम करना पड़ेगा, क्योंकि फ्यूडल लॉर्ड्स तो काम करेंगे नहीं बिकॉज दे आर दी ओनर्स। सेकेंड, दे हैव टू पे टैक्स एंड सर्विसेज, उनको टैक्स एंड सर्विसेज भी पे करना ही करना पड़ेगा। अब मान लीजिए इतना ही होता कि सर्व्स फ्री है कि उनको जो काम करना है वो आप कर सकते हो, तो वो थोड़ा एक्सपेरिमेंट भी कर सकते थे अपने लाइफ में, बट दे वर बाउंड टू पे टैक्स एंड सर्विसेज टू दी फ्यूडल लॉर्ड्स। तो उनको मजबूरी में काम करना ही पड़ता था फ्यूडल लॉर्ड्स के लैंड पे। दिस केप्ट ऑन इंक्रीजिंग, मेच्योर कंडीशंस अराइव्ड। अब क्या हुआ, ये जो एक्सप्लॉइटेशन है फ्यूडल लॉर्ड्स का वो इंक्रीज होता गया एंड ये एक हर एमओपी में एक मेच्योर कंडीशन अराइव होती है जहां पे जो हैव नॉट्स है वो रिवॉल्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो सर्स हैं वो रिवॉल्ट करेंगे और क्या होगा, एक जो नए मोड ऑफ प्रोडक्शन है, न्यू एमओपी इन फॉर्म ऑफ कैपिटलिज्म इमर्ज्ड विथ इंक्रीज इन ट्रेड, ठीक। एशियन स्लेव मोड ऑफ प्रोडक्शन में हमने देखा था क्योंकि एग्रीकल्चर का इमरजेंस हुआ इसलिए फ्यूडलिस्टिक मोड ऑफ प्रोडक्शन आया। अब फ्यूडलिस्टिक मोड ऑफ प्रोडक्शन में क्या हुआ, क्योंकि सर्व्स का एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है तो एक नया एमओपी आएगा जो कि है कैपिटलिज्म इन इंक्रीज इन ट्रेड, ट्रेड में इंक्रीज होने के कारण कैपिटलिज्म मोड ऑफ प्रोडक्शन आएगा। जो मार्क्स है, मार्क्स टर्म दिस एमओपी एज नेगेशन ऑफ नेगेशन। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि जो एशियन स्लेव मोड ऑफ प्रोडक्शन है उसको हम बोलेंगे नेगेशन ऑफ प्रिमिटिव कम्युनिज्म, ठीक है। तो जो एशियन एमओपी है वो नेगेशन ऑफ एशियन प्रिमिटिव कम्युनिज्म,
और जो फ्यूडलिस्टिक एमओपी है वो तो एशियन मोड का भी आगे वाला मोड ऑफ प्रोडक्शन है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, नेगेशन ऑफ नेगेशन, कि एक स्टेज, दो स्टेज इसके पीछे हैं, दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट नेगेशन ऑफ नेगेशन हमेशा। तो ये हो गया फ्यूडलिस्टिक मोड ऑफ प्रोडक्शन के बारे में। हमेशा एक बात याद रखिएगा, थिंकर्स में आपको कभी अपना दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है, कि नहीं ऐसा तो नहीं होता, प्रेजेंट डे में तो ये है, अब तो ये हो रहा है, वो तो ये हो रहा है। अगर इतना ही होता तो हमको बोला होता अपना ओपिनियंस लिखने के लिए, लेकिन हमको थिंकर्स को पढ़ने के लिए बोला है ना। सो थिंकर ने जैसा बोला है वैसा आपको डिट्टो अपने दिमाग में उतारना है। उसमें पर्सनल अगर दिमाग लगाओगे तो कभी नहीं समझ पाओगे, ठीक है, कंफ्यूजन में रहोगे। इसलिए हमेशा वट एवर द थिंकर इज सेइंग उसको पढ़ो और उसको समझो, दैट्स इट। नाउ फोर्थ कम्स कैपिटलिस्टिक मोड ऑफ प्रोडक्शन। अब देखो ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है और ये मेन है ना। क्यों मेन है? क्योंकि जो कार्ल मार्क्स है वो कहते हैं कि यहाँ पे जो ये कैपिटलिस्टिक मोड ऑफ प्रोडक्शन है ना, इट इज द प्रेजेंट मोड ऑफ, ये कहते हैं। मार्क्स आर्ग्यूड कैपिटलिस्टिक एमओपी इज द करंट एमओपी, मतलब जिसमें हम लोग रह रहे हैं, जिस समय में कार्ल मार्क्स ने लिखना स्टार्ट किया वो भी, एंड जिस समय में हम लोग रह रहे हैं वो है कैपिटलिस्टिक मोड ऑफ प्रोडक्शन। कार्ल मार्क्स का ऐसा कहना है। यहाँ पे क्या चीज कैपिटल सेंट्रल है, कैपिटल इज सेंट्रल। कैपिटल मतलब क्या हो गया, मनी, मेनली मनी, क्योंकि प्रोडक्शन करने के लिए मनी लगता है, सर्वाइवल के लिए मनी लगता है। तो व्हाट इज सेंट्रल ओवर हियर, कैपिटल इज सेंट्रल। इट इज ऑल्सो नोन एज नेगेशन ऑफ नेगेशन। इस एमओपी को भी हम नेगेशन ऑफ नेगेशन बोलेंगे। क्यों? ये किसका नेगेशन ऑफ नेगेशन है? ये भी एशियन स्लेव मोड ऑफ प्रोडक्शन का नेगेशन ऑफ नेगेशन है। यहाँ पे जो सोसाइटी है इट इज डिवाइडेड अगेन इनटू टू ग्रुप्स। फर्स्ट इज कैपिटलिस्ट, जिनके पास सब कुछ है, वो है हैव्स। और यहाँ पे जो ये ग्रुप है ये आपको मेंशन करना ही करना है। और ये जो स्पेलिंग्स है ना, इसमें मिस्टेक नहीं होना चाहिए, आपको ये स्पेलिंग्स बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। इसकी स्पेलिंग है BOURGEIOSE, लेकिन इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो है बर्जुआ। आप इसको गूगल पे सर्च करिएगा, प्रोनाउंसिएशन सीख लीजिए, बर्जुआ इसका प्रोनाउंसिएशन है। क्योंकि जब भी मैं यूज करूंगी आप कंफ्यूज मत होइएगा कि मैं बोल क्या रही हूँ। एंड सेकेंड इज वर्कर्स, जो कि ये हैव नॉट्स, और उनके लिए जो टर्म दिया है कार्ल मार्क्स ने वो है प्रोलेटेरिएट, ठीक है। सो दो ग्रुप्स हैं यहाँ पे, कैपिटलिस्ट मतलब जो अपर क्लास या फिर हैव्स, वो है बर्जुआ, एंड सेकेंड इज वर्कर्स, हैव नॉट्स, जिनके लिए टर्म दिया है प्रोलेटेरिएट। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी कोई ना कोई मैच्योर कंडीशंस आएगी। यहाँ पे एक्सप्लॉइटेशन स्टार्ट होगा ऑफ वर्कर्स। क्यों स्टार्ट होगा? देयर वेजेस वर टू लो, ओनली लेबर प्रोड्यूसेस वेल, बहुत ज्यादा वेजेस कम थे, सिर्फ और सिर्फ है जो वर्कर्स हैं वो ही काम करके वेल्थ बनाते थे, मतलब वो ही पैसा कमाते थे, कैपिटलिस्ट का कोई काम नहीं था। प्रॉफिट इज गॉबल्ड बाय द कैपिटलिस्ट, जो जितना भी प्रॉफिट होता है ना, जैसे कि मान लीजिए 5 रुपए की कोई चीज बन रही है, लेकिन मार्केट में वो कितने की बिक रही है, 10 या 15 रुपए की बिक रही है, ठीक। तो यहाँ पे 5 या 10, मान लीजिए 10 रुपए का डिफरेंस है कि 5 रुपए की चीज बन रही है और मार्केट में 15 रुपए की बिक रही है। तो जो 10 रुपए का प्रॉफिट है इट इज केप्ट बाय दी कैपिटलिस्ट, उसमें से वर्कर्स को कुछ भी नहीं मिलना है। सो प्रॉफिट इज गॉबल्ड बाय दी कैपिटलिस्ट। वर्कर्स लूज कंट्रोल ओवर देयर लेबर। अब देखिए, मान लीजिए मैं काम कर रही हूँ, इफ आई एम टीचिंग यू, इफ आई एम अभी तो मुझे खैर वैसा नहीं मिलता, पर इफ आई एम गेटिंग पेड फॉर इट, तो मेरा जो इंटरेस्ट है वो इस चीज के लिए बढ़ जाएगा, ठीक है। पर अगर एक ऐसा सिचुएशन आ जाए कि जितना भी प्रॉफिट है, आई एम डूइंग ऑल द वर्क, आई एम डूइंग ऑल द हार्ड वर्क, बट ऑल द प्रॉफिट इज टेकन बाय समबडी एल्स, तो क्या मेरा इंटरेस्ट आएगा ये काम करने में? बिल्कुल भी नहीं। तो वही वर्कर्स के साथ होता है, दैट वर्कर्स लूज कंट्रोल ओवर देयर लेबर, उनका अपने लेबर के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, क्योंकि उनकी मजबूरी है, दैट्स व्हाई दे हैव टू वर्क अंडर द कैपिटलिस्ट्स। Workers are alienated, workers will unite and revolt. Alienation क्या होता है वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। तो workers alienated feel करते हैं, मतलब workers पूरी सोसाइटी से अपने आप को अलग फील करते हैं, क्योंकि वहां पे उनका कोई स्टैंड नहीं है। So workers will unite and they will revolt. Revolt होगा, this will lead to socialistic MOP and eventually to communism. ठीक है, हमने क्या पढ़ी थी, 4 हिस्टोरिकल स्टेजेस हैं। तो 4 हिस्टोरिकल स्टेज की लास्ट हिस्टोरिकल स्टेज ये है कैपिटलिस्टिक मोड ऑफ प्रोडक्शन। जब वर्कर्स यूनाइट करके रिवॉल्ट करेंगे तो अब नया एमओपी आएगा, जो कि कार्ल मार्क्स ने बताया फ्यूचरिस्टिक स्टेज। फ्यूचरिस्टिक स्टेज में दो चीजें हैं, सोशलिस्टिक मोड ऑफ प्रोडक्शन एंड एडवांस्ड कम्युनिज्म। तो वही बोला जा रहा है यहाँ पे कि जब रिवॉल्ट हो जाएगा तो उसके कारण आएगा सोशलिस्टिक मोड ऑफ प्रोडक्शन एंड एट लास्ट कम्युनिज्म आ जाएगा।
Now, main reason of class conflict, contradiction between the social character of production and private form of appropriation. इसका मतलब क्या है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। इसका मतलब ये है कि जो प्रोडक्शन है वो क्या है, कलेक्टिव है ना, कि अगर 5 रुपए की चीज बन रही है और वो मार्केट में 15 की बिक रही है, जो बेसिक सस्टेनेंस की चीज है, बाकी सारी चीजें तो छोड़ दीजिए, मान लीजिए जो फूड उग रहा है, ठीक, जो क्रॉप्स उग रहे हैं वो मार्केट में 15 रुपए के बिक रहे हैं, अगर तो कैपिटलिस्ट को तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि जो पूरा प्रॉफिट है वो कैपिटलिस्ट की जेब में जा रहा है, पर वर्कर्स कैसे उसको खरीदेंगे, वर्कर्स को तो खरीदना ही पड़ेगा ना, कुछ और चीज ले जाए वो ना ले, लेकिन खाना तो चाहिए खाने के लिए। सो क्या होगा, जो प्रोडक्शन है, किसी भी चीज का प्रोडक्शन हो रहा है वो कलेक्टिव है, वो तो सब यूज करेंगे क्योंकि उनकी मजबूरी है यूज करने की। बट यहाँ पे जो प्राइवेट फॉर्म ऑफ एप्रोप्रिएशन है, एप्रोप्रिएशन मतलब कंट्रोल, यहाँ पे एप्रोप्रिएशन का मतलब है जो प्राइवेट फॉर्म ऑफ कंट्रोल है, जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो किसके कंट्रोल में है, कैपिटलिस्ट के कंट्रोल में है। तो इसलिए क्या होता है, हर एक मोड ऑफ प्रोडक्शन में क्या होती है, क्लास कॉन्फ्लिक्ट होती है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए एक क्लास है, उसमें 2 ग्रुप्स हैं, टीचर 2 ग्रुप से डिवाइड कर दे, एंड एक एक जो ग्रुप है, जो सबऑर्डिनेट ग्रुप है, उसको वो टीचर दे दे कि आप नोट्स बनाओ, और वही लोग स्टूडेंट्स नोट्स बना रहे हैं, 5 रुपए उनको मिलते हैं एक, मान लीजिए एक पेज नोट लिखने के लिए, और वही एक पेज नोट मार्केट में जो है वो 10 रुपए में बिक रहा है ना। तो जो बाकी ग्रुप है जिसके हाथ में सब कुछ है वो तो नोट्स खरीद लेगा, पर जो खुद नोट्स बना रहा है उसको उसके ऊपर कोई हक नहीं है। कायदे से आज अगर हम कोई काम करते हैं, इफ आई एम डूइंग सम वर्क, तो मेरे लेबर के ऊपर मेरा हक है, बिकॉज आई हैव डन दैट वर्क। बट इन दैट टाइम अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स, जो वर्कर्स है उनके लेबर के ऊपर उनका हक था ही नहीं, जो हक था वो कैपिटलिस्ट का था, क्योंकि काम वर्कर्स कर रहे हैं एंड जितना भी प्रॉफिट है वो कैपिटलिस्ट लेके जा रहे हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट कैपिटलिस्टिक मोड ऑफ प्रोडक्शन। यहाँ पे जो है कार्ल मार्क्स कहते हैं कि एलियनेशन सबसे ज्यादा हाईएस्ट हो जाता है, इंसान जो है, वर्कर जो है, अपने आप को सोसाइटी से अलग बहुत ज्यादा समझने लगता है इन दिस मोड ऑफ प्रोडक्शन। सो इट इज द प्रेजेंट mode of production. Karl Marx says capital is central over here. It is divided between 2 groups, capitalists and workers, bourgeois and proletariat. यहाँ पे exploitation होगा workers का बहुत ज्यादा, उसके बाद workers revolt करेंगे and एक नया mode of production आएगा जो कि है futuristic mode of production, which is socialistic mode of production. So this is our 5th mode of production. Karl Marx कहते हैं कि this is the transitory mode of production. Transitory मतलब transition. ट्रांजिशन का मतलब पता है ना, एक जगह से, मतलब एक चीज से एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होना। तो अब क्या होगा, कार्ल मार्क्स का देखो, स्टार्टिंग से उन्होंने क्या कहा कि प्रिमिटिव कम्युनिज्म था, स्टार्ट प्रिमिटिव कम्युनिज्म से स्टार्ट हो रहा है एंड एंड कहाँ पे हो रहा है, एडवांस्ड कम्युनिज्म से। तो उनका जो मेन फोकस है वो कम्युनिज्म के लिए। तो जो सोशलिस्टिक है, सोशलिस्टिक में उनका ज्यादा इंटरेस्ट है नहीं, वो ये बोल रहे हैं कि कैपिटलिस्टिक मोड ऑफ प्रोडक्शन से कम्युनिज्म तक जाने के लिए जो सोशलिज्म है ना, वो एक ट्रांजिशन स्टेज है, एक ट्रांजिशन पीरियड है। सो दैट्स व्हाई ही सेज दैट इट इज अ ट्रांजिटरी मोड ऑफ प्रोडक्शन। प्रोलेटेरिएट विल टॉपल बर्जुआ। जो प्रोलेटेरिएट है यानी कि जो वर्कर्स हैं वो बर्जुआ को रिप्लेस कर देंगे, टॉपल कर देंगे मतलब हटाना, बर्जुआ को रिप्लेस करके जितना भी पावर है वो प्रोलेटेरिएट्स के हाथ में आ जाएगा। डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट विल कंट्रोल फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन। See what the word has been used. Now there is the dictatorship of proletariat. प्रोलेटेरिएट की डिक्टेटरशिप हो जाएगी। जैसे कि पहले मोड ऑफ प्रोडक्शन में जो हैव्स है उनकी चलती थी, तो अब सोशलिस्टिक मोड ऑफ प्रोडक्शन में हैव नॉट्स की चलेगी, पावर हैव नॉट्स के हाथ में आ गया है एंड दे विल ओन एंड दे विल कंट्रोल द फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन। इट इज द रिवर्सल ऑफ द कंट्रोल, पूरा उल्टा हो गया। पहले की 4 मोड ऑफ प्रोडक्शन में क्या हो रहा था, हैव्स के पास पावर थी, लेकिन अब रिवर्सल ऑफ कंट्रोल हो गया, अब हैव नॉट्स के पास पावर आ गई। Marx believed contradiction will end in future stages. Capitalism is inherently unstable and will be replaced by other MOP. मार्क्स बोलते हैं कि जो 5th and 6th जो ये फ्यूचरिस्टिक मोड ऑफ प्रोडक्शन है, इसमें क्या होगा, जो कॉन्ट्रडिक्शन है, जो कॉन्फ्लिक्ट है 2 क्लासेस के बीच में, वो धीरे धीरे करके खत्म हो जाएगा। सोशलिस्टिक मोड ऑफ प्रोडक्शन में हम देखते हैं कि अब यहाँ पे क्या हो रहा है, रिवर्सल ऑफ कंट्रोल हो रहा है, लेकिन जो लास्ट वाला जो एडवांस्ड कम्युनिज्म है उसमें पूरा ही कॉन्ट्रडिक्शन खत्म हो जाएगा। एंड ही सेज जो कैपिटलिज्म है, अपनी शुरुआत के साथ ही जो कैपिटलिज्म है वो इनहेरेंटली अनस्टेबल है एंड विल बी रिप्लेस्ड बाय अदर एमओपी, और उसकी जगह दूसरा मोड ऑफ प्रोडक्शन आना ही आना है।
Marx believes control of workers shall also come to an end to realize the true potential of human beings. It is a very important statement. इंसान को लगेगा कि कार्ल मार्क्स यही चाहते हैं कि प्रोलेटेरिएट्स का राज हो जाए, बट ऐसा नहीं है. ही इज हमने बहुत फर्स्ट स्लाइड में पढ़ा था कि ही इज वेरी मच इंटरेस्टेड एंड ही इज वेरी मच ऑब्सेस्ड विद सोशल जस्टिस एंड इक्विटी. उनको इक्वालिटी चाहिए पूरी सोसाइटी में. सो ही सेज कि अगर आपको ट्रू पोटेंशियल को देखना है ऑफ ह्यूमन बींग्स, तो क्या होगा, जो वर्कर्स की डिक्टेटरशिप है, जो वर्कर्स के हाथ में पावर आया है, उसको भी खत्म होना पड़ेगा. एंड जब सब लोग इक्वल होंगे तब जाके एडवांस कम्युनिज्म आएगा. सो ये ट्रांजिटरी फेज है एंड लास्ट फेज आता है हमारा एडवांस्ड कम्युनिज्म. ही हैप्पी हैप्पी वाला जो है कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग, वो वाला स्टेज एडवांस्ड कम्युनिज्म. इट इज द फाइनल एंड लास्ट एमओपी. फाइनल और आखिरी एमओपी है. वर्कर्स विल रिनाउंस देयर रूल. वो क्या करेंगे, वर्कर्स अपने रूल को खत्म कर देंगे, अपनी जो पावर है, डिक्टेटरशिप है, उसको खत्म कर देंगे. Everyone will carry their own creative pursuit. अब कोई किसी के ऊपर राज नहीं कर रहा है, सबका क्रिएटिव पावर जो है वो उनके पास है कि आप अपनी क्रिएटिव कैपेबिलिटीज के अकॉर्डिंग क्या काम कर सकते हो. पिछले जो मोड ऑफ प्रोडक्शन थे उसमें क्या था कि जितने भी वर्कर्स हैं, जितने भी हैव नॉट्स हैं, दे आर फोर्स्ड टू वर्क. बट इस एमओपी में ऐसा नहीं है. आपका जितनी भी क्रिएटिव पावर्स है उसके हिसाब से आप काम कर सकते हैं. नो स्टेट एंड नो क्लास इन सोसाइटी. ना ही स्टेट होगा. स्टेट मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट. तो उस टाइम पे गवर्नमेंट नहीं थी, लेकिन पावर थी. जिसके पास पावर है वो स्टेट समझ लीजिए उसको. तो जो ना ही कोई स्टेट है, ना ही कोई क्लास है. क्यों? क्योंकि किसी के पास पावर ही नहीं है. एवरीवन इज इक्वल इन दिस एमओपी. बीइंग विल बी रीइंटीग्रेटेड विथ वन सेल्फ. जो बीइंग है, मतलब जो ह्यूमन बीइंग है, जो पहले मोड ऑफ प्रोडक्शन में ह्यूमन बीइंग क्या है, खुद से ही बिछड़ गया था, खुद से ही दूर हो गया था. वो सिर्फ सोसाइटी के अकॉर्डिंग काम करता था. लेकिन ये जो स्टेज है, इसमें जो बीइंग है वो खुद से रीइंटीग्रेट हो जाएगा. नाउ कॉन्ट्रडिक्शन विल बी रिजॉल्व. नो न्यू अनइक्वल रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन. अभी तक हम क्या देख रहे थे, एक मोड ऑफ प्रोडक्शन खत्म हो रहा था एंड दूसरा मोड ऑफ प्रोडक्शन चालू हो रहा था. एंड दूसरे एमओपी में भी हमेशा अनइक्वल रिलेशंस रहते थे, हैव्स एंड हैव नॉट्स रहते थे. लेकिन एडवांस्ड कम्युनिज्म जो है, क्योंकि वो लास्ट एंड फाइनल एमओपी है, तो उसमें कोई भी अनइक्वल रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन जो नए हैं वो नहीं इमर्ज होंगे. कलेक्टिव प्रोडक्शन विल रिमेन. अब जो प्रोडक्शन है वो कलेक्टिव रहेगा. ये पहले भी था, है ना. डिफरेंस ये है कि पहले ये था कि कलेक्टिव प्रोडक्शन तो कलेक्टिव है, लेकिन जो उसका एप्रोप्रिएशन है, जो उसकी पावर है, वो सिर्फ एक ग्रुप के हाथ में है. लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, क्वालिटेटिव नेचर ऑफ रिलेशंस विल बी ट्रांसफॉर्म्ड. अब जो नेचर ऑफ रिलेशंस है वो बदल जाएंगे. ओनरशिप जो है वो भी कलेक्टिव हो जाएगी. सो इट इज द ब्यूटीफुल एंड ऑफ द स्टोरी अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स की कम्युनिज्म जो है वो बहुत ही अच्छा सा एमओपी है. वहां पे कोई भी क्लास स्ट्रगल नहीं है, वहां पे सब लोग मिलजुल के रहते हैं. जो प्रोडक्शन है वो भी कलेक्टिव है एंड जो ओनरशिप है प्रोडक्शन की वो भी कलेक्टिव है. सो ही सेज दैट डायलेक्टिकल प्रिंसिपल विल सीज टू ऑपरेट इन दिस एमओपी एंड दिस स्टेज विल बी अ क्लोजिंग चैप्टर ऑफ डायलेक्टिकल मटीरियलिज्म. डायलेक्टिकल मटीरियलिज्म याद करो क्या बताया था. डायलेक्टिकल मटीरियलिज्म का मतलब होता है जब एक सोसाइटी में दो कॉन्फ्लिक्टिंग फोर्सेस होती हैं. सो यहाँ पे कार्ल मार्क्स बोलते हैं कि ये जो एमओपी है पर्टिकुलरली, इसमें जो डायलेक्टिकल प्रोसेस की डायलेक्टिकल मटीरियलिज्म की जो प्रोसेस है वो खत्म हो जाएगी. क्यों? क्योंकि अब कोई कॉन्ट्रास्ट ही नहीं है सोसाइटी में, दो क्लासेस ही नहीं है. सो दिस वाज द एडवांस्ड कम्युनिज्म. हमने पूरे 6 जो टॉपिक्स हैं वो खत्म कर दिए हैं. प्रिमिटिव कम्युनिज्म, एशियन स्लेव मोड ऑफ प्रोडक्शन, feudalistic mode of production, capitalistic mode of production, socialistic mode of production and advanced communism. All 6 we have completed. And एक और mode of production है which is the Asiatic mode of production which I'm going to tell you in the next video. Okay, तो उसमें मैं बताऊंगी आपको Asiatic mode of production and what are the criticisms. ठीक है, ये मोड ऑफ प्रोडक्शन के क्रिटिसिज्म क्या है. हर एक टॉपिक के क्रिटिसिज्म पता होने जरूरी है. ऐसा नहीं है कि बेस पढ़ के बस छोड़ दिया, पूरा कंप्लीट करना है टॉपिक. सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं. इफ यू हैव एनी डाउट डू कमेंट.